हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 5th चैप्टर 2 फसलों का त्यौहार। बेटा इस चैप्टर को मैं आपको आगे पहले पढ़ा चुकी हूँ और मैंने बताया था कि यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से कि यहाँ पर फसलों के त्यौहार के बारे में बताया गया था और मोस्टली यहाँ पर किस त्यौहार की बात की जा रही है उसके बारे में भी आपको बताया था। तो अब हम आगे इससे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आगे है, देखिए। लेकर रात भर नाचते गाते हैं, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। बेटा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अगले चैप्टर मतलब इसी चैप्टर के 1 पार्ट में, तो उसमें क्या था, यहाँ पर फसलों के त्यौहार के बारे में बात की जा रही है और हर त्यौहार को हर अलग अलग स्टेट का, अलग अलग देशों का अपना अलग अलग तरीके से मनाने का ढंग होता है। तो यहाँ पर ये लोग भी, देखिए आपको चित्र के माध्यम में दिख रहा होगा कि रात भर ये लोग नाच गा रहे हैं, एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के नाचते हैं ये लोग, है ना। और छोटे छोटे गांव में लिपे पुते हैं, मतलब करीने से बुहार रहे हैं, अपने घरों को लीप पोत रहे हैं, है ना। और अपने घरों के सामने लोग एक दूसरे पंक्ति में पंक्ति मतलब लाइन में कमर में हाथ डाल के ये लोग डांस वांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, फिर डांस करते करते एक दूसरे के घर भी जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। बेटा इस त्यौहार में बताया जा रहा है कि ये लोग घर घर से चंदा को भी इकट्ठा करते हैं, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं ये लोग? चंदे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रुपए नहीं मांगते ये लोग। चंदे में मुर्गा है, चावल और मिश्री, फिर चलता है इनके खाने पीने का प्रोग्राम। ये सारे घरों से ये चीज़ें मांग करके इकट्ठा करते हैं और फिर खाने पीने का इनका जो भी है वो कार्यक्रम आगे चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इनकी पूजा कौन से दिन होती है? तीसरे दिन होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? धान की पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का जो फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है वो कौन सा होता है? पोंगल। उसको किस रूप में मनाया जाता है? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। बेटा अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि खरीफ की फसलों में चावल है, अरहर है आदि, ये सब होते हैं। चावल और अरहर की दाल इत्यादि आती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगे के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, अब हमें दिखाई दे रहा है गुजरात के बारे में। तो गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मना रहे हैं? बिना पतंगों के नहीं मनाया जाता, ये बता रहे हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप रंग की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। समझ रहे हैं आप लोग कि ये लोग इस त्यौहार को कितने धूमधाम से मनाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घूघतिया भी कहते हैं। कुमाऊं जो है जहाँ पर मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घूघतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। बेटा जब हम लोग घर में गुजिया बनाते हैं, आपने देखा होगा, या फिर कुछ और बनाते हैं, तो हम लोग सेब देते हैं ना, कभी चंदा मामा की, कभी स्टार की, कभी किसी की। तो वैसे ये लोग भी जब पकवान बनाते हैं तो आकार देते हैं, जैसे डमरू का या तलवार का या दाड़िम के फूल का आदि।
पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दाजा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ के दाजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। जैसा कि बेटा इस पार्ट में आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति, वैसे तो इस त्यौहार में यहाँ पर इस चैप्टर में मकर संक्रांति के बारे में बात की जा रही है, लेकिन बेटा हर शहर में, हर स्टेट में, हर जगह हर त्यौहार को मनाने का एक अपना अपना ढंग होता है। ये बताना चाहते हैं हम आपको। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीली पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर तिल लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई त्यौहार मनाते हो या मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बेटा त्योहारों का मतलब ही होता है कि खुशी लाना। तो आपने देखा होगा हम अपनी खुशी को किसी भी ज़रिए से व्यक्त कर सकते हैं। त्यौहार का जो असली रूप होता है वो यही होता है कि आप त्यौहार के ज़रिए अपनी खुशियों को जाहिर करें।